जब मैंने कहा था कि हिस्ट्री पे जो लेक्चर हैं वो मुकम्मल हो गए, उसके बाद हमारे कुछ मेंबर्स, एक दो मेंबर हैं, ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर जल्दी पंजाब वालों को है ना कि हमें खैबर या सिंध वालों को। सो आप हिस्ट्री जो सल्तनत उस्मानिया है और सल्तनत बरसग़ीर है, इस पे भी आप लेक्चर दें। सो मैंने ये डिसाइड किया कि सल्तनत उस्मानिया पे भी पहले एक तफसीली लेक्चर नहीं है। मैं इस पे लेक्चर पहले भी इस दफ़ा नहीं दिया और पहले भी, क्योंकि इसमें से 90% जो है क्वेश्चन नहीं आता। 90% 10% है वो कभी कभार अगर आ जाए तो, अदरवाइज सल्तनत उस्मानिया से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हिस्ट्री के लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में आता है। सो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार आए हुए हैं, इसलिए इस दफ़ा आए या नहीं आए ये कन्फर्म नहीं है, मगर आने के चांसेस बहुत कम हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा वो सारा सल्तनत उस्मानिया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको इस हवाले से मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, चूँकि लेक्चरर के इंटरव्यू में इस तरह के सवाल भी आए हैं, तो टेस्ट में भी इस तरह के सवाल आए हैं। मैं बुनियादी चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। और आज मुझे ये लेक्चर तैयार करते वक्त तकरीबन 3.5 घंटे लगे। तो 3.5 घंटे मुसलसल मैं असर से लेकर अभी तक 9 बजे तक इसी लेक्चर को तैयार कर रहा हूँ, और इतना कुछ पढ़ना ये आपके सामने है। और आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह इसको बनाया गया है और किस तरह बुक्स को पढ़ के फिर जाके एक चीज़ तैयार होती है और वो आपके सामने आती है। तो ये तब भी फ़ायदा है जब आप इसको याद करेंगे और पढ़ेंगे। आज क्लास मुमकिन है 10 मिनट ऊपर चली जाए, 10-20 तक चली जाए, 10-25 तक चली जाए, मगर आज हमने इस सल्तनत उस्मानिया को मुकम्मल पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सल्तनत उस्मानिया ये असल में तुर्क नस्ल के तुरानी नस्ल थे। वस्ते ये सुनने वाली ज़्यादा बातें, इसलिए मैं चूँकि कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, ऐसा बोलूँगा, ठहर के बोलूँगा ताकि आपको समझ आए। लिहाजा इसमें जो सवाल याद करने वाले हैं वो मैं पॉइंट करूँगा ताकि आपको पता चले। वस्ते एशिया में ये रहने वाले हैं। वस्ते एशिया के ये बशिंदे हैं। और कारोबार अगर देखा जाए तो ये कारोबार भेड़ बकरियां चराया करते थे। इंतहाई गरीब थे और अनातोलिया के मगरबी किनारे पर ये आबाद थे। अनातोलिया के मगरबी किनारे पर आबाद हो गए, और वहाँ पर फिर इनमें से कुछ जो लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद बनु अब्बास के जो खलीफे हैं उनके बड़े वफादार थे, और असल में तुर्क जो है इंतहाई बहादुर थे और नडर थे, जिस वजह से जो बनु अब्बास के खलीफा हैं उन्होंने इनको अपना मुहाफिज करार दिया और अपनी फौज में इनको शामिल कर लिया अब्बासी खलीफा ने। उस वक्त एक सरदार था, सल्जूकी सरदार, जिसका नाम था तगरल बक। ये एक सरदार था जिसको उरूज मिला। ये सल्जूकियों का सरदार था। अब जब इसको उरूज मिला तो उसी दौरान इन इलाकों में मंगोलिया, जो कि हलाकू खान, चंगेज़ खान की नस्ल के लोग जो मंगोल थे, फितने तातारी, वो आए और तातारी फितने ने तगरल बक को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। और अगरचे सल्जूकियों के ज़वाल का दौर शुरू हुआ, मगर उसके बाद एक तुर्क था अर्तुगरुल,
इसका सीरियल भी चल रहा है आजकल। हाँ जी। एक सरदार था अर्तुगरुल, उसने साथ दिया और सल्जूकी हुकूमत खत्म हो गई, मगर अर्तुगरुल ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया, अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सल्जूकी सरदार की तुगलक बकी हुकूमत जो है फितना तातारियों ने खत्म कर दी, इन्होंने उसका साथ दिया, मगर उसके बाद अर्तुगरुल ने अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया और अपनी आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दी। अब इनकी फतूहात इतनी ज्यादा बढ़ी कि मशरकी रूम तक इनकी सरहदें फैल गई। फ्रांस, मशरकी रूम तक इनकी सरहदें फैल गई। और उसके बाद अर्तुगरुल के बाद इसका बेटा था उस्मान, इसका बेटा था उस्मान। ये मैं आपको बता दूं कि लेक्चरर के इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल होता है कि तुर्की की जो सल्तनत है उसको तुर्की क्यों नहीं कहा जाता, जबकि उसको तुर्की कहा जाना चाहिए, उसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से क्यों याद किया जाता है। तो ये 80 से 90% लोगों को सवाल नहीं आता, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल ही ऐसा है। और दूसरी बात, हमारे लोग सल्तनत उस्मानिया को पढ़ते नहीं हैं। ये आप याद रखें कि अर्तुगरुल जिसने सल्जूकी सरदार की मदद की और फिर अपनी आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम करके मशरकी रोम तक इनकी सरहदें फैल गई, फ्रांस के इलाकों तक इनकी सरहदें थी, उसका बेटा था उस्मान जो कबीले का सरबराह बना। अर्तुगरुल के बाद उस्मान था कबीले का जो सरबराह बना। ये जरा गौर से सुनते थे। और उस्मान ने फिर मुस्तकिल हैसियत से जो काम किया, इसने इलाके फतह किए, सल्तनत को इतना वसी किया और इतनी वसी सल्तनत के हाकिम ठहरे, और उसी से इस तुर्की की सल्तनत को उस्मान के नाम से सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया गया। यानी कि तुर्की हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उनको इसी उस्मान से आगे उस्मानिया का नाम दिया गया, चूंकि उस्मान ने जो मुख्तलिफ इलाके, तुर्की का इलाका, तुर्की के गिरदोनवा में जो इलाके, उन सब को फतह करके अपनी एक वसी और अरीज़ हुकूमत कायम की थी। और इसी नाम से जितने भी बादशाह, फिर इसको क्या तुर्की की हुकूमत को कहा जाने लगा, सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया। अब ये कहा जाता है कि जो उस्मान है ये एक उम्दा किस्म का हुक्मरान था और इसने मुनज़्ज़म अंदाज में फौजकशी की और अहदे नबवी के जो ग़ज़वात के अंदाज को अपनाया। ये भी आपने याद रखना है, अहदे नबवी के ग़ज़वात के अंदाज को अपनाने वाला था, अंदाज इसने अपनाया। और अमीर का लक़ब इसने इख्तियार किया था। आपको बता दें, अमीर का लक़ब इसने इख्तियार किया। और 1317 में उस्मान ने एक जो इलाका था ना, जिसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई बाज़नतीनी हुकूमत से, जो ईसाई हुकूमत थी, उसके साथ वो इलाका था बरूसा। बरूसा इलाका था जिसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। जंगे बरूसा ही 1317 में, 1317 में 9 साल तक मुहासरा रहा, 9 साल तक इसका मुहासरा रहा। और इसके बाद 1321 में, 1317 में मुहासरा किया और 9 साल तक इसका मुहासरा रहा। 1313 ही आता है। अच्छा जी, इसके साथ 1321 में फिर आगे जाकर इनको फतह मिलती है और 1321 के अंदर ही सुल्तान जो है उस्मान, इसकी वफात होती है और इसके बाद बाकायदा तौर पर बुनियाद रख दी जाती है सल्तनत उस्मानिया। और इसके बाद जो इक़्तिदार है वो उस्मान से आगे चला जाता है उसके बेट और खान की तरफ। मैं अभी इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये बात आपने बड़ी तसल्ली से समझनी है। यहां से कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो पेपर के हवाले से अहम है। अब उस्मान का बेटा आगे चल रहा है, वो उसका नाम है और खान।
और खान, इसकी जो हुकूमत रही है वो 1326 से 1359, ये तीसरा हाकिम है सल्तनत उस्मानिया का, यानी कि आप कह लें कि उस्मान के बाद दूसरा हाकिम है, ये उनका बेटा था। अब उस्मान को मफ्तुआ इलाका के गिरजाघरों में, असल में ना जब और खान अभी जंगों में थे कि आपके बाप उस्मान बीमार थे, तो आपने जब जो बाज़नतीनी किलों को फतह किया है तो उन किलों के अंदर अपने बाप को गिरजाघर में दफन किया, बाद में उसी जगह पर एक मस्जिद तामीर करवाई है। अलाउद्दीन और खान ने एक फौज बनाई थी जिसका नाम था यनीचरी। ये बाकायदा उन्होंने एक फौज बनाई और इतनी मजबूत थी, इसकी बुनियाद रखी कि इन्होंने फिर कई इलाके फतह किए। 1313 में जो सर्बिया थे, सर्बिया आज भी मुल्क है आपको, 1353 में सर्बियों ने और खान से मदद तलब की। अब सर्बिया जो है यूरोप के अंदर है, तो 1313 में जब सर्बियों ने और खान से मदद तलब की तो इसने मदद की और इसी तरह इनको यूरोप में जाने के रास्ते खुल गए, यूरोप का रास्ता आसान हुआ। मगर इसके साथ जल्द ही 1360 में सुल्तान और खान की वफात हो जाती है, 1360। इसके बाद मुराद अव्वल, ये आपको बता रहे हैं कि मुराद अव्वल जो है ये और खान का बेटा था। 1359 के अंदर ही ये खलीफा बना और 1389 तक ये रहा है। और खान का बेटा है और बुलंद हिम्मत वाला था। सर्बिया और बल्गारिया जो आज उनका है, सर्बिया और बल्गारिया को इसने शिकस्त फाश दी और अनातोलिया जो तुर्की के अंदर मौजूद है, अनातोलिया जो मुराद ने अपने बाप के ज़माना में ही फतह कर लिया था, उसको भी जो बगावतें हुई, उन बगावतों को, जो सदागरों की बगावत थी, उसको ख़त्म किया। फिर यूरोप की तरफ आगे बढ़ा और फिर आपने एक थ्रेस के इलाके में अपना हेडक्वार्टर कायम किया। मुराद अव्वल ने, ये थ्रेस बड़ा अहम है, थ्रेस के इलाका में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, उस्मानी सल्तनत की बुनियाद थ्रेस के अंदर रख दी, उस्मानी सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रख दी थ्रेस के अंदर। और बल्गारियों को इसकी बाबा के मुकाम पर, इसकी बाबा, ये बल्गारियों ने कई दफा बगावतें की है। इसकी बाबा ये एक जगह का नाम है, इस मुकाम पर उन्होंने इनको शिकस्त दी। और इसके बाद आपने, वो मुझे अभी एक मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, वो मूवी जिसके अंदर वो जो है ना शेर का सर पहनता है, तो वो मूवी बिल्कुल इसी बात पे है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो शीशमान हाकिम बल्गारिया था, शीशमान हाकिम बल्गारिया, जिसको क्या कहा जाता था, जार भी कहते थे शीशमान को। इसको अपना मुती कर लिया, और इसके बाद मकदूनिया की फतह है, बाज़नतीनी जो है उस इलाकों, ईसाइयों से इलाकों की फतह है। अब यही ज़माना था जब ईसाइयों ने सुलह की दरख्वास्त की और आपने सुलह का वायदा किया। उसके बाद ईसाइयों ने कहा कि हम आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे और हमारी तरफ से आपको नुकसान नहीं होगा। मगर उसी दौरान एक ईसाई ने अर्ज दाश्त पेश करने की खातिर वो आपके पास आया और उसने छुरी का वार करके आपको जख्मी कर दिया, जिसकी ताब ना लाते हुए मुराद अव्वल जो है वो 1389 में वफात पा गए, 1389 में वफात पा गए।
और जो इत्तेहाद बना था ना तुर्कों के खिलाफ, इस वक्त जो पहले मुराद के दौर का है, वो सर्बिया और बोस्निया का इत्तेहाद एक कायम हुआ था जो तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए था। इसके बाद हम बात करते हैं बा यजीद अव्वल, या मुराद अव्वल का बेटा बा यजीद अव्वल। इसका दौरे हुकूमत जो है 1389 तक 1402 इसका दौरे हुकूमत है। ये मुराद का बेटा बा यजीद अव्वल है। इसने जो इत्तेहाद बना था बोस्निया और सर्बिया का, इत्तेहादियों को शिकस्त दी। शदीद हमलों की वजह से इसका लक़ब यल्दरम था। याद रखें, ये हमले इसके इतने शदीद होते थे, शदीद हमले की वजह से लोग क्या कहते थे, यल्दरम। लोग क्या कहते थे, यल्दरम इसका लक़ब था। और इस तरह बरके खातिफ, ये आपने लक़ब याद रखना है, बरके खातिफ भी इसको कहा जाता है। याद रखें, जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ इस पे आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा इसके तफसील के साथ, और इस पे वजाहत के साथ सल्तनत उस्मानिया पे आपको कोई लेक्चर या कोई नोट्स जदीद नहीं मिलते। तो इसलिए बड़े गौर से मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3.5 से 4 घंटे मैं असर से बैठा हूँ और अभी 9 बजे तक मैं मुसलसल बैठा रहा हूँ, सिर्फ नमाज का वक्फा किया है और ये लेक्चर मैंने तैयार किया है। तो इसको बड़े गौर से सुनना है, समझना है, परेशान नहीं होना। जो चीज़ याद रह जाए काफ़ी है, ना याद रहे तो कोई मसला नहीं। सिर्फ 3-4 सवाल, इसमें जो 10-12 सवाल जो हैं वो बनेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, बस इनके नाम थोड़े से याद रखते जाएँ। इसके बाद है कोसवा, ये एक इलाका है, ये भी बालतीनियों और बल्गारियों के हाँ ये बड़ा अहम इलाका था। जो बादशाह शफीन जो है कस्वा की फौज जो जंग है, इसमें सर्बियों के जो बादशाह थे जिसका नाम था शफीन, सर्बिया के बादशाह थे शफीन, उसको आपने इताअत पर मजबूर किया। यही वो शख्स था बा यजीद अव्वल जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। अब ये याद रखना है कि सुल्तान का जो लक़ब है वो किसने इख्तियार किया, सुल्तान का लक़ब जो है वो बा यजीद अव्वल ने इख्तियार किया, सुल्तान का लक़ब। और यही वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। याद रखें, कुस्तुनतुनिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना तो इतनी अलमनाक हिस्ट्री है और इतना लंबा अरसा इसको फतह करने में लगा है कि शायद बंदा हैरान हो जाता है कि किस किस तरह इसको फतह करने के लिए सोचनी पड़ी है और कौन कौन से तरीके आजमाए गए। और इतनी बड़ी बड़ी फसीलें, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतने बड़े बड़े किले और समुद्री जंजीरें, बहरी जहाज, आबराओं के रस्तों को जो है जंजीरों से बांधा गया। ये एक बड़ी मुश्किल थी। मैंने जब आज पढ़ा है तो मेरे ख्याल से मैंने भी आज इसको अच्छी तरह पढ़ा है, तो मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि ये दुनिया के अंदर मुसलमानों ने क्या क्या किया था और कौन कौन से इलाके फतह किए थे। ये यकीन जानिए बहुत कमाल की बात है। कुस्तुनतुनिया का जो मुहासरा 1391 में शुरू हुआ था मुहासरा, मगर ये मुहासरा चलता है 8 साल तक और इसका फैसला कोई नहीं होता। फतुहात देकर इनकी जो यूरोपी हैं वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक इत्तेहाद बनाते हैं जिसमें हंगरी और बल्कान के लोग शामिल होते हैं, वो इत्तेहाद बनाते हैं। अभी ये मुहासरा जारी था, अभी मुहासरा जारी था कि इस जंग में, इससे पहले जो जंग कोसवा की जंग हुई है उसमें फिर जो है बायजीद ने बहुत सारे शहजादों को कत्ल करवाया। इतना नाखुश था, फिर उन्होंने कई फिदिया दिया, फिर उस पर उनको छोड़ा गया और मुआहदा किया। अब अभी कुस्तुनतुनिया का मुहासरा जारी था कि वस्ते एशिया में एक नाम आता है अमीर तैमूर। वस्ते एशिया में नाम किनका आता है, अमीर तैमूर। अब तैमूर के बारे में भी आपने दूसरी वीडियो स्टार्ट कर